माय चैनल ब्राइट कैरिंग वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया वीडियो, नए पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में कोई कंसेप्ट का डिस्कशन नहीं होगा और कोई थ्योरी का डिस्कशन नहीं होगा। अगर आपने इस कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 मैं बना चुका हूं, आप वहां पर जाकर पार्ट 1 को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो है पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 की वीडियो को देखें, फिर जो है पार्ट 2 को देखें, तो डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें आज हम सिर्फ क्वेश्चंस ही लेकर आए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। तो अगर वीडियो मेरा आपको वाकई अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। बस शुरू करते हैं आज का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का। The graph y is equal to px are given for some polynomial px, find the number of zeros of px। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन जो है, या कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट का डिस्कशन जो है पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, देखो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, सिंपल। जो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो वो हमें ग्राफ पे देखकर फाइंड करने हैं। तो ये ग्राफ, दो ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दो पार्ट है सिंपली। ठीक है, ये दो पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पर ग्राफ में ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि पोलिनोमियल पी एक्स, अगर पी वाई होता तो डेफिनेटली हम उस लाइन को या उस कर्व को ये देखते कि वो वाई एक्सिस को कितना पॉइंट पे काट रहा है। बट यहाँ पर पी एक्स है तो डेफिनेटली हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, बल्कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि जितने पॉइंट्स पे काटेगा अलग अलग पॉइंट्स पे कर्व, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो डेफिनेटली ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कोई ऐसे पॉइंट पे नहीं काट रहा, तो डेफिनेटली इसके नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई जीरो ही नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। ठीक है, अगर हम दूसरे कर्व की बात करें, दूसरे ग्राफ की बात करें, तो इस कर्व में देखना है कि इस कर्व, ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को भी काट रहा है 1 पॉइंट पे एंड एक्स एक्सिस को भी काट रहा है 1 पॉइंट पे। बट अगर हमारे पास पी एक्स है तो डेफिनेटली हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो डेफिनेटली 1 पे काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इस कर्व के, तो डेफिनेटली अगर पी वाई होता है यहाँ पर तो डेफिनेटली वाई एक्सिस को देखते। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दें, तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजन नहीं रहना है, या ये फिर रट के मत जाना है कि एक्स एक्सिस को ही देखना नहीं। आप अगर पी एक्स है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को देखना है, और पी वाई हो तो वाई एक्सिस को देखना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, वो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इस क्वेश्चन का भी, इस कंसेप्ट का भी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। मैंने 3 अलग अलग वैरायटीज के पार्ट 1 में क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, उसी में से एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। ठीक है, वो क्या है वो चीज हम बाद में बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकाल लो। ठीक है, आई होप आपने इस चीज को निकाल लिया होगा। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। आपको मैंने स्टेप बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में सिंपली a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली 8x स्क्वायर आने वाला है। दूसरे स्टेप में बताया था कि 8 जो भी टर्म आएगा उसको फैक्टराइजेशन करना है, तो डेफिनेटली आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करो, आपको लाना है माइनस का 2x, तो डेफिनेटली आप ये करेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8। जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस ऑफ 4, 2 कॉमन हो तो x माइनस ऑफ 4, तो ये हमारे पास कुछ 2 जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और एक आएगा x इज इक्वल टू 4। जब आप इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 4, ये 2 जीरोस आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब क्या बोला गया है कि रिलेशनशिप फाइंड कीजिए इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट में।
अब मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो डेफिनेटली ये जो है जीरोज ही है, क्योंकि इस अगर हम x की वैल्यू -2 और 4 अगर इस इक्वेशन में रख दे तो इस इक्वेशन में क्या करने वाला है, जीरो करने वाला है। तो डेफिनेटली ये हमारा अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अल्फा विच इज 4 -2 प्लस 4 और यहाँ पर देखिए माइनस बी, तो बी ए की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है -8। ठीक है, अगर इक्वेशन सही है तो ठीक है, तो डेफिनेटली ये हो गया हमारा ए, बी और सी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं तो डेफिनेटली ये -बी की जगह पे -2 बाय ए, साइन के साथ रखना है तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, डेफिनेटली इक्वल है। ओके, अल्फा इंटू बीटा में चेक करते हैं सी बाय ए, तो डेफिनेटली अल्फा इंटू बीटा विच इज 4 इंटू -2 इज सी के इतना है हमारे पास -8 इंटू 1, तो विच इज -8 इज इक्वल टू -8 विच इज ऑल्सो इक्वल। देख रहे हो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ भी और जो हमने जीरोस फाइंड किए उसके साथ भी। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस ये वेरीफाई कर रहा है रिलेशनशिप को, तो डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² - 2x - 8। अब देखो इस क्वेश्चन का भी इस कंसेप्ट का भी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। मैंने 3 अलग अलग वैरायटीज के पार्ट 1 में क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, उसी में से एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। ठीक है, वो क्या है वो चीज हम बाद में बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकाल लो। ठीक है, आई होप आपने इस चीज को निकाल लिया होगा। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। आपको मैंने स्टेप बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में सिंपली a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली 8x² आने वाला है। दूसरे स्टेप में बताया था कि 8 जो भी टर्म आएगा उसको फैक्टराइजेशन करना है, तो डेफिनेटली आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करो, आपको लाना है माइनस का 2x, तो डेफिनेटली आप ये करेंगे -4x + 2x - 8। जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 4, 2 कॉमन हो तो x - 4, तो ये हमारे पास कुछ 2 जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, एक आएगा x = -2 और एक आएगा x = 4। जब आप इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डेफिनेटली ठीक है, तो x = -2, x = 4, ये 2 जीरोस आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब क्या बोला गया है कि रिलेशनशिप फाइंड कीजिए इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट में। अब मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो डेफिनेटली ये जो है जीरोज ही है, क्योंकि इस अगर हम x की वैल्यू -2 और 4 अगर इस इक्वेशन में रख दे तो इस इक्वेशन में क्या करने वाला है, जीरो करने वाला है। तो डेफिनेटली ये हमारा अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अल्फा विच इज 4 -2 प्लस 4 और यहाँ पर देखिए माइनस बी, तो बी ए की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है -8। ठीक है, अगर इक्वेशन सही है तो ठीक है, तो डेफिनेटली ये हो गया हमारा ए, बी और सी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं तो डेफिनेटली ये -बी की जगह पे -2 बाय ए, साइन के साथ रखना है तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, डेफिनेटली इक्वल है। ओके, अल्फा इंटू बीटा में चेक करते हैं सी बाय ए, तो डेफिनेटली अल्फा इंटू बीटा विच इज 4 इंटू -2 इज सी के इतना है हमारे पास -8 इंटू 1, तो विच इज -8 इज इक्वल टू -8 विच इज ऑल्सो इक्वल। देख रहे हो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ भी और जो हमने जीरोस फाइंड किए उसके साथ भी। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस ये वेरीफाई कर रहा है रिलेशनशिप को, तो डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो फॉर्मूला क्या था उसका,
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने फॉर्मूला दिया था। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ये दिया था मैंने कंसेप्ट। और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो बस वही है, यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा है, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे चुका है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2√2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 विच इज गिवन। डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यूज को रख लेते हैं, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अगर इक्वेशन को अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ताकि ये फ्रैक्शन में आ रहे, ठीक है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम इस तरीके से कुछ करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारे पास एक अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आता है। आपको अगर ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली आपका ये आ रहा होगा, अगर आपने यहां तक भी किया है तो डेफिनेटली आप सही कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है अगेन इजी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले को याद रखना है। और कभी कभी क्या होगा कि जीरोस दे दी जाएंगे, ना कि सम और प्रोडक्ट। यहाँ पर तो सम और प्रोडक्ट दे दीजिए, मान लो कि अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3 है, अगर ये दे दिया जाए तो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हो आप, 2 + 3 विच इज 5, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हो 3 इंटू 2 विच इज 6, और डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो कुछ भी दे दे, या फिर यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि आपको कोई दूसरा क्वाड्रेटिक दे दिया जाए और बोला जाए कि वो क्वाड्रेटिक जो है उसके जो जीरोस हैं वो दूसरे पोलिनोमियल के भी जीरोस हैं, तो डेफिनेटली तो पहले उस क्वाड्रेटिक से 2 जीरोस निकाल लोगे, अल्फा और बीटा, फिर उस अल्फा प्लस बीटा को एक फॉर्म कर दोगे तो डेफिनेटली वो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो उसके भी जीरोस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, बस कंसेप्ट इसके पीछे यही है, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने कर भी लिया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx। अब देखो इसका जो कंसेप्ट है, या ये कह सकते हो कि डिवीजन एल्गोरिथम, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया है पार्ट 1 में, तो वहां पर मैंने इसका एग्जांपल के तौर पे मैंने करवाया था, ठीक है, डिवाइड। तो अगर जिस बच्चों ने पार्ट 1 के वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो डेफिनेटली उससे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी हो पाता है या फिर पहली अटेम्प्ट है, डेफिनेटली इसको एक बार फिर से देखना है, मैं फिर से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप्स अगर आपने नोट बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स में वो सारी चीज मैंने लिखवाया था, ठीक है, सारी चीज। देखो क्या करना है इसमें, gx हमारे पास x² माइनस ऑफ 2 है, ओके, और हमारे पास px जो है वो है सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, px है x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस ऑफ 3, ओके। सो यहाँ पर x² माइनस ऑफ 2, x³ माइनस ऑफ 3, x² प्लस px माइनस ऑफ 3, क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पे बाई gx, मतलब gx से डिवाइड किया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x² को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x³ बने, तो x से, तो x³ x को -2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2x, अगर साइन चेंज करें डेफिनेटली ये कैंसिल होने वाला और ये 7x होने वाला है, ये माइनस ऑफ 3x² प्लस का माइनस ऑफ 3। अगेन जब हमें माइनस ऑफ 3x² चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3x², -3 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6, एंड साइन चेंज करने पर बिकॉज माइनस का साइन आने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, ये कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर 7x माइनस ऑफ 9, x² है तो ये जो टर्म है यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली अब इसके बाद डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर छोटा टर्म आ चुका है, ठीक है। डिग्री अगर सेम होता x² भी होता तो कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा लिखेंगे तो बस यही करना था, सिंपल है, बस पोलिनोमियल को डिवाइड करके देखना था और कुछ नहीं है इसमें बताना था, सिंपल था स्टेप। और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपको पार्ट 1 देखना ही होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि
हाँ पार्ट 1 देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर अच्छे से पढ़ना है तो डेफिनेटली आपको पार्ट 1 पूरा देखना होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर देता हूँ, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होंगे इस तरीके के, उसके लिए तो पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से एक बार देख लें तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक लगेगा कि यस हम कर सकते हैं, हमें जो समझाया जा रहा है वो समझ रहे हैं और डेफिनेटली हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। आई होप इस चीज को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। ये फर्स्ट पोलिनोमियल है और ये सेकंड पोलिनोमियल है, ठीक है। अब चेक करना है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब देखो फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं है। तो बस मैंने कंसेप्ट दे दिया। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको डिवाइड करके देखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पिछला क्वेश्चन भी डिवाइड पे ही लिया था। ये भी क्वेश्चन अगेन डिवाइड ही है, सिंपली डिवाइड ही करने को कह रहा है। तो देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं पहले से ही हिंट दे रहा हूं क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो डेफिनेटली आपका डिवाइड सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर वैल्यू आएगा और आप बोल दोगे नहीं ये कोई फैक्टर नहीं है, बट आंसर में होगा अगर फैक्टर है तो इसलिए डिवाइड गलती नहीं करना है, डिवाइड सही करना। मैंने हिंट दे दिया कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है और ये इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम डिवाइड को। तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 12। ओके, ये हमारे पास बिग पॉलिनोमियल है, बिग पॉलिनोमियल इट मींस बड़ा पॉलिनोमियल। और जो दूसरी तरफ है छोटा पॉलिनोमियल वो है t स्क्वायर माइनस ऑफ 3। ओके, अब डिवाइड करना है तो कुछ इस तरीके से 2t की पावर स्क्वायर 2t की पावर 4 2t स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6t स्क्वायर आने वाला है ना, 6t स्क्वायर। अगेन साइन चेंज करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस डिवाइड करने में, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अगर सीखना प्रैक्टिस करने पे है। अगर प्रैक्टिस अच्छे कर लेते हो इस क्वेश्चन को, बार बार अच्छे क्वेश्चन 10-15 लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाने वाला, ठीक है। अब हमें चाहिए 3t क्यूब, तो डेफिनेटली प्लस t 3t से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो 3t क्यूब, ओके, एंड 3t को जब मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 90 आने वाला है, डेफिनेटली ये कैंसिल होगा और साइन चेंज करने पर ये और ये भी कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमें साइन देखना होता है लास्ट में ये साइन, डेफिनेटली प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल होने वाला है। ये 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 12। अब यहाँ पर क्या करना है, 4t चाहिए तो डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि t स्क्वायर तो गिवन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4t स्क्वायर और 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12। डेफिनेटली साइन चेंज करना है तो ये कैंसिल और रिमाइंडर कम्स आउट भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका। क्या आपका 0 आया है? ठीक है, डेफिनेटली चेक कर लेना कहाँ गलती कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आ चुका है तो डेफिनेटली बढ़िया है, आप सीख चुके हो, ठीक है। तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, ये चेक करना था। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए, ये नहीं कि मैं कहीं से अपने मन से कुछ भी इजी बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है, तो देख सकते हो कि एनसीईआरटी कितना आसान है और एनसीईआरटी से ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80 to 85% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। सॉल्व में ये भी है कि सॉल्व एग्जाम्पल भी बनाने हैं आपको, ये नहीं कि एक्सरसाइज बना के छोड़ रहे, नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सरसाइज से नहीं, वो सॉल्व एग्जाम्पल से पूछते हैं, ताकि उन्हें भी पता रहता है कि बच्चे ज्यादातर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को ही करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे। बल्कि सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वो देखते हैं कौन से एक्सरसाइज से और क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ polynomial 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus of 10x minus of 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास इस पॉलिनोमियल में, डेफिनेटली 4 है। तो डेफिनेटली इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, जिसमें से हमें 2 जीरोस गिवन है इस क्वेश्चन में, रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3, ठीक है। हमें 2 जीरोस और फाइंड करनी है।
वो किस तरीके से फाइंड करनी है वो कंसेप्ट में दे देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कंसेप्ट का जो डिस्कशन है या इस क्वेश्चन का डिस्कशन जो है मैंने पार्ट 1 में नहीं किया है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर 5 साल में या हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन इस तरीके का रहता ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या अप्रोच है, ठीक है, सॉल्व करने का, तो सीखते हैं। 1 मिनट, तो चलिए देखते हैं। देखो क्या है कि इसके लिए अप्रोच क्या रखना है। देखो x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 ये दोनों हमारे पास जीरोस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही दोनों तो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अगर रूट 5/3 किस तरीके से आया होगा, जब इस पोलिनोमियल को सॉल्व किया होगा तो हमने ये देखा होगा कि इस तरीके कोई रूट आया होगा x माइनस रूट, जब हम इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्लस रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, तो कुछ इस तरीके से पहले रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली ये जो है इसको डिवाइड कर देगा या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये पोलिनोमियल इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट, आपको कुछ आइडेंटिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली आपको आइडेंटिटी यहाँ पर नोटिस देखने को मिल रहा होगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर विच इज a माइनस ऑफ बी इंटू a प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5/3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाने वाला हमारे पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3, और इसको अगर हम अच्छा एक पोलिनोमियल दे तो डेफिनेटली हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो डेफिनेटली ये है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पोलिनोमियल। ये अबव जो भी ऊपर पोलिनोमियल लिखा हुआ है इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि ये जीरोस हैं इस पोलिनोमियल का, तो डेफिनेटली अगर आप इससे डिवाइड दोगे तो डेफिनेटली पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको डिवाइड दो इससे। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप है अप्रोच सॉल्व करने का तरीका। देखो दूसरा स्टेप 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5, और डिवाइड करना है हमें 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 से। तो डेफिनेटली 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 3x की पावर 4 x स्क्वायर को माइनस 5 से तो माइनस 5x स्क्वायर, डेफिनेटली प्लस माइनस ये हो जाने वाला है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 6x क्यूब माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2x से तो डेफिनेटली ये 6x क्यूब माइनस ऑफ 10x कैंसिल होने वाला है, और ये कैंसिल होगा, और 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ये 1 पे जाने वाला है, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 साइन चेंज, एंड ये रिमाइंडर 0। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है तो डेफिनेटली ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया, इसी क्वेश्चन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना और 2 जीरोस फाइंड करने। तो एक्स स्क्वायर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो डेफिनेटली x इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर, ये सही है, x प्लस एक्स, ओके, एंड प्लस 1, किस x कॉमन x प्लस 1 और 1 कॉमन तो x प्लस 1, ओके, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज x इज इक्वल टू -1 और -1। यही दो हमारे अलग जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, ये दूसरे जीरोस 2 जीरोस है जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक बार घर पे चेक करना है इन 2 वैल्यूज को, और इन 2 वैल्यूज को चेक करके इस पे वैल्यूज डालकर सॉल्व करना है कि क्या ये जीरोस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पोलिनोमियल को डेफिनेटली करेगा। तो ये याद रखना है, इस स्टेप को या इस क्वेश्चन को याद रखना है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। जो भी 2 जीरोस दिया हो, ठीक है, इस जीरोस को इसको फैक्टर कर देना है, डिवाइड कर लेना है, और जो भी क्वेश्चन आया इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हुए 2 जीरोस फाइंड कर लेना। ठीक है, डेफिनेटली जो मिडिल टर्म जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा एक क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि हमें 2 जीरोस फाइंड करने हैं, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो डेफिनेटली 2 जीरोस ही आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एक सॉल्व एग्जांपल में भी है। ठीक है, तो ट्राई करना जरूर, देख के नहीं, खुद से। ठीक है, डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. ठीक है, हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस गिवन है। ठीक है, हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। वो रिलेशनशिप क्या है, देखो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a।
अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये चीजें हमने फॉर्मूला में पढ़ी है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसी में रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है कि ये जो जीरोस दिए हुए इनके जीरोस का सम और जो इसके कोफिशिएंट है क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये वेरीफाई नहीं करेगा, अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस ये वेरीफाई करेगा। वही चेक करेंगे अभी हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ, a इज 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू +2। ये वैल्यू अलग से लिख दी मैंने, लेट कर लिया अल्फा इज इक्वल टू -1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा विच इज इक्वल टू -2। ये भी मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले आगे सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैंने ये नेमिंग कर ली, ये नेमिंग कर ली, ठीक है। अब सिंपल सा है, अलग अलग मतलब भाग में हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर हम b की वैल्यू बताए तो 1 है और साइन के साथ रखना है तो -1/2, ओके, a की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ पर वैल्यूज रखें तो -1/2 प्लस 1 -2, तो इसको सॉल्व करने पर ये होगा -4 -1 +2 और बाई 2 विच इज -3/2 और ये इक्वल हो जाएगा -1/2। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली इसको क्रॉस का साइन लगा देंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, ओके। यहाँ पर अगर सेकंड केस देखें तो b होगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू c बाई ए, ओके। अब वैल्यूज को रख देते हैं, -1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस गामा विच इज -2 इंटू अल्फा विच इज 1/2 विच इज इक्वल टू c बाय -1/2, ओके। दिस इज c। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो c की वैल्यू है -5, -5/2। अब इसको कैलकुलेट करें तो -1/2 और -2 एंड +1, ओके। सेम वही वैल्यूज आने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाने वाला है -5/2। अगर वैल्यूज देखें तो ये 2.5 हो जाएगा माइनस में और ये माइनस का 1.5 होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है। अब थर्ड केस देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू -d बाई ए और d की वैल्यू है +2 तो विच इज -2/2 -1 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 1 आने वाला है। डेफिनेटली 1 और -1 इक्वल नहीं है। फिक्स साइन के साथ देखें, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज है 1 है और -1 है तो डेफिनेटली ये अलग अलग है वैल्यूज है, तो डेफिनेटली ये इक्वल नहीं है। देखो तीनों कंडीशंस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यस ये जो रिलेशनशिप है, ये जो हमने देखा कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लिख देंगे कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा, नो वेरीफाई, ओके। सो सिंपली यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बेसिकली आपको तो जीरोस दे दिए गए थे इस क्वेश्चन में, तो इजी हो गया। लेकिन आपको क्या होगा कि आपको सिर्फ ये चीज दे दिया जाए, ठीक है, एंड देन ओके जस्ट आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जीरोस नहीं दिए गए होंगे, ठीक है, आपको जीरोस नहीं दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ ये पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो डेफिनेटली आपको जीरोस फाइंड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इस रिलेशनशिप को फाइंड करना होगा। तो ये लेंथी हो सकता है, बट हाँ जब जीरोस दिए होते हैं डेफिनेटली ये हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ऑफकोर्स आपको ये चीज समझ में आया होगा और बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी है, तभी इजी है जब आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ कि मैं हलवा क्वेश्चन या जो इजी क्वेश्चन है आपने इसे वैल्यू डालकर कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो देख सकते हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कितना वो मतलब फील कर रहे होगे कि यस कंसेप्ट पढ़ने का क्या है, ठीक है, फायदा है। तो डेफिनेटली 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है और देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, देखो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी ए और a प्लस बी, देन फाइंड a एंड b। देखो यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू ना देकर यहाँ पर वेरिएबल वैल्यूज दे रहे, a माइनस बी कुछ वैल्यूज एट पर्टिकुलर वैल्यू। और ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। अगेन
देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि कई बार रिपीट करता है इस एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ भले ही यही क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन हाँ इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यहाँ पर a-b है तो वहां पर कुछ और भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली इसका जो कंसेप्ट यूज किया जाएगा वो आपको याद रखना है डेफिनेटली। तो इसके लिए जो है मैंने एज्यूम कर लिया इसका सॉल्यूशन। देखो लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बिकॉज ये बोला जा रहा है इसमें कि ये जो a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो डेफिनेटली अल्फा हमारा a माइनस बी, बीटा विच इज a और गामा विच इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे थोड़ा सा इश्यू चल रहा है लाइट का, तो इस वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू द मतलब जो पहले के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो डेफिनेटली मैनेज करना है। अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, मैं ओनली बोल रहा हूं ताकि आप लिख सकते हो भले ही देख ना सके। बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी, ये मैंने अज्यूम किया, ठीक है। अब देखो हमें पता है अल्फा, यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेता हूँ, a इज 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। देखो मैंने a b c एंड d की वैल्यू लिख दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू -b बाय a, -b विच इज 3, क्यों? क्योंकि माइनस तो है फॉर्मूले में और -3 भी है तो डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली 3 बाय 1 विच इज 3 ही होने वाला है। और अल्फा की वैल्यू a माइनस बी प्लस a प्लस बी, डेफिनेटली आप देख रहे हो यहाँ पर -b और प्लस बी कैंसिल होने वाला है। ये अगर हम इसको ऐड करें तो 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। देखो इजिली हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। बस फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए डेफिनेटली ये 3 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आ जाने चाहिए दिमाग में, ठीक है। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू फॉर्मूलेज याद आ जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d बाय a एंड -1 एंड अगर a की वैल्यू हम डाल दे अल्फा की जगह पे तो 1 माइनस ऑफ b इंटू 1 प्लस b। ओके, तो ये हो जाने वाला है, इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्यों? देखो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस ऑफ बी, डेफिनेटली ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस ऑफ बी इंटू a प्लस ऑफ बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको भूल जाना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेफिनेटली 1 यही होने वाला है नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बी स्क्वायर इधर, ये 1 प्लस 1 2 विच इज बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू √2। बस ये वैल्यूज आ चुका है हमारे पास, b की वैल्यू √2, a की वैल्यू 1, और यही था हमारा क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन में जान नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं। आप और कुछ बताने लायक नहीं है, आप घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिए जो भी मैंने पार्ट छोड़े हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन छूटा है उस क्वेश्चन को घर पे जाकर खुद से एक बार ट्राई करना है, सॉल्व एग्जांपल्स भी देखने हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है मैक्सिमम टाइम्स जो है सॉल्व एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी ध्यान देना है, और कुछ बताने लायक है नहीं इस वीडियो में। और जब हम पार्ट 3 लेकर आएंगे तो ऑफकोर्स आपको पता चल ही जाने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे पार्ट 3 में, और वो भी वीडियो आई थिंक कल से परसों तक में आ जाने वाला है, ठीक है। तो बस वीडियो को इसी तरीके से देखते जाइए और मेरे साथ बने रहिए, और इसी तरीके से अगर देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।